फ्यूल सेल, ये तीसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या थी? प्राइमरी, जिसमें कौन से दो सेल पड़े थे मैंने? लेक्लांची और मर्करी सेल, बटन सेल भी कहते हैं उसको। दूसरी मेरे पास थी सेकेंडरी बैटरीज, उसमें क्या पढ़ा मैंने? लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम, जो आपका होमवर्क है। तीसरा और लास्ट कैटेगरी आती है फ्यूल सेल, मोस्ट कवर्ड इन जेई नीट, ये सबसे ज्यादा कवर होती है। और बोर्ड में भी इसके ऊपर अब तो क्वेश्चन आने बंद हो गए, घिसा पिटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया करता है। फ्यूल सेल सबसे अच्छे सेल्स में माना जाता है, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहले तो समझ लें फ्यूल सेल है क्या। एक इस तरह से देखिए कितना सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका। इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ग्रेफाइट की समझ लो होंगी इलेक्ट्रोड्स, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट मेरे को चीपेस्ट भी है और बहुत स्टेबल भी है, तो मैंने उसे उठा लिया। इलेक्ट्रोड्स दोनों हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी एसिड, एनीथिंग विच इज एबल टू प्रोड्यूस H+। तो मेरे को यहां पर इलेक्ट्रोलाइट मिला, कुछ भी जिसमें H+ प्रोड्यूस हो सके, ऐसा कुछ मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई भी डाल दिया जो मेरे लिए बाकी कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल है। एक साइड से मैंने हाइड्रोजन और एक साइड से मैंने ऑक्सीजन का इनफ्लो मैनेज किया एट अ सर्टेन प्रेशर, चाहे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैनेज किया। लगातार रॉ मटेरियल बाहर से प्रोवाइड हो रहा है, तो इस सेल की लाइफ कभी एंड नहीं होती। हाइड्रोजन खत्म हुई, सिलेंडर बदल दीजिए, ऑक्सीजन खत्म हुई, सिलेंडर बदल दीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके रॉ मटेरियल हैं जो मैं कभी भी बाहर से प्रोवाइड कर सकती हूँ। या इसको हाइड्रोजन प्लांट से कनेक्ट कर दिया, इसको ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट कर दिया, कि जहां पर लगातार ऑक्सीजन बन रही है, लगातार हाइड्रोजन बन रही है, उन्हीं को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैंने इसका सेटअप किया। अब इसमें अब आपको दिख ही रही है कि कैथोड है, एनोड है। बट ये क्वेश्चन अभी कुछ साल पहले की बात है। हाइड्रोजन गैस मेरे को फ्यूल सेल में इतना याद रहता है कि हम बाकी चीज भूल जाते हैं। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, ये उस टाइम की बात है जब चॉइस होती थी ऑफलाइन और ऑनलाइन की। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वो एग्जामिनेशन सेंटर से सीधा यहीं आया, जनवरी अटेम्प्ट की बात है शायद, आई डोंट रिमेम्बर। और उसने कहा कि मैम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का, आप कहते हो बाहर के आते नहीं है यूजुअली, ऑर्गेनिक में आता है एक दो लेकिन इसमें तो नहीं आना चाहिए। क्या क्वेश्चन था? फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हो इन चारों में से? और उसमें उसने कहा पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने कहीं दिया नहीं। मैं कहा ये बात तो सही है, आ गया इसका मतलब एनसीईआरटी से बाहर का, बट फिर भी मैंने कहा मैं क्रॉस चेक करूंगी। मैंने एनसीईआरटी खोली, आखिरी जो लाइन लिखी थी फ्यूल सेल के नीचे, उसमें ये लिखा हुआ था, ऑल्टरनेटिव्स फॉर हाइड्रोजन इज मीथेनॉल और मीथेन। कि हम डायग्राम से फ्यूल सेल याद करके चल पड़ते हैं, वो लाइनें नहीं पढ़ते। तो उस साल से मैंने फिर अलग से लिखवाना भी शुरू किया, भाई मैं तो एक भी लाइन नहीं छोड़ सकती। हाइड्रोजन की जगह आप मीथेन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल चल रहा है आज की डेट में, मीथेनॉल तो शायद बहुत ही सुनते होंगे आप। तो मीथेन, मीथेनॉल दोनों में से कोई और भी इसमें से इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन के अलावा, तीनों में से कुछ ही। भाई जिसके भी कंबशन से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो मेरे को काम दे देगा, और ये सारे गुड फ्यूल्स में आते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या, अब वो समझ लीजिए। कैथोड पे क्या हुआ होगा? कैथोड पे आपको दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स मेरे पास हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन वाटर के साथ, क्योंकि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर तो है ही है, वाटर तो हमने दिया ही है। क्या करेगी, किससे लेगी वो बाद में बात करते हैं, बट ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। O2 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करके O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। O2 तो रिड्यूस हो गया, किस में? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से 0 से कहां चली गई? -2। भाई रिडक्शन हुआ कैथोड पे। और एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन है, वाटर है, तो H+ और OH- तो मौजूद है ही है, वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। यहां पर OH- और H2 क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, और इसको कहां पहुंचा दिया मैंने? +1, ऑक्सीडाइज किया। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ एनोड पे, और क्योंकि 4 हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुए, उन्होंने प्रोड्यूस किए 4 इलेक्ट्रॉन। वही 4 इलेक्ट्रॉन पिक्ड अप बाय दिस ऑक्सीजन एट कैथोड, और उस पे अगेन एक्वस। तो बाय प्रोडक्ट देखिए इसके क्या हैं। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, ओवरऑल इक्वेशन बनाना चाहूं, तो ओवरऑल इक्वेशन में मुझे पता है ये और ये तो कट ही जाना है, 4 इलेक्ट्रॉन भी कट जाने हैं। कुल मिला के मेरे को 2 वाटर का फायदा हो रहा है।
तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, जिसपे मैं आपको फेरेडे में क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ। अगर आप देखें तो फेरेडे में भी मैंने इसके क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो अब आपको ये कह सकते हैं भाई, एक फेरेडे अगर फ्यूल सेल के अंदर आप पास ऑन करते हैं तो उससे क्या, कुछ भी, कितना डिपॉजिट होगा वगैरह वगैरह। तो आपको फ्यूल सेल का जब ओवरऑल रिएक्शन पता है, फिर तो क्या ही दिक्कत है कि फ्यूल सेल से अगर मैं 2 मोल वाटर बनाती हूं तो कितने फेरेडे। 2 मोल वाटर का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन, राइट। अगर 2 मोल वाटर की बात करो तो 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन जीरो से कितने पे जा रहे हैं, -2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। हाउ मेनी फेरेडेज, 4 फेरेडे। तो अब मेरे से कोई फ्यूल सेल पे वो वाला क्वेश्चन पूछ ले तो मेरे पास ये कहने को होगा कि क्वेश्चन आया था, मेरे को शुक्र है फ्यूल सेल की इक्वेशन आती थी, वरना मेरा फेरेडे वाला क्वेश्चन भी खराब हो जाता। सो दिस इज हाउ फ्यूल सेल वर्क्स। इसकी 2 बहुत बड़ी एडवांटेज। आज तक का सबसे एफिशिएंट अगर कोई सेल आया है अभी तक का, तो वो यही आया, 70% एफिशिएंसी। नॉन पोल्यूटिंग, कोई आप देख लीजिए हैवी मेटल नहीं, कोई पॉइजनस कोई चीज ही नहीं इसके अंदर। और तीसरा जो इसका एडवांटेज है, दिस वाटर इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये वाटर का जो भी इस्तेमाल पॉसिबल हो, एस्ट्रोनॉट्स प्रेफर करते हैं इस वाटर को। तो ये आपके पास फ्यूल सेल था, वन ऑफ द बेस्ट एफिशिएंट फ्यूल सेल। बहुत सालों से बोर्ड में लगातार अगर इजी पेपर आए, जो पिछले 2 साल से नहीं आ रहे, तो एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल पूछी जाती हैं। ज्यादातर लोग 2 देके आते हैं, 3 देके आइए। तीसरा एडवांटेज दीजिए कि इसका बाय प्रोडक्ट वाटर है, विच कैन बी यूज्ड वेर एवर वाटर इज नीडेड। ठीक है, उसको यूज किया जा सकता है। तो ये आपके पास हुआ फ्यूल सेल। इफ समबडी वांट्स टू नोट इट, नोट करिए। मैं लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी पे शिफ्ट होती हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो। आई एम वेटिंग। बाद आखिरी टॉपिक जो है मेरे पास, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, कोरोजन। कि कोरोजन है क्या एक्चुअली में। ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। बट बेसिकली कोरोजन इस चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म्स में अगर आप मेरे से पूछे तो मेटल का ऑक्सीडाइज होना है। अब मेटल का नेचर है ऑक्सीडाइज होना, आप क्या करोगे, आप उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकने की कोशिश करोगे। रोका कैसे जाए इफेक्टिवली, छोटा मोटा नहीं रोकना। मेरे को सिर्फ पेंट करके कोरोजन रोकना, भी कूलर पे पेंट कर दो तो थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है उसकी। किसी भी आयरन आर्टिकल पे जितने भी झूले आप पार्क में देख लें, लोहे के अगर हैं तो उन पे पेंट रेगुलर किया जाता है। बट इफ आई एम डीलिंग विद पाइपलाइंस, इफ आई एम डीलिंग विद शिप्स, इफ आई एम डीलिंग विद अदर लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स, आई कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट पेंट थिंग, राइट। तो मुझे अब समझना पड़ेगा कोरोजन है क्या, ताकि मैं अपनी इकोनॉमी में होने वाले लॉस को सेव कर सकूं। तो कोरोजन ऑफ आयरन हमारा सिलेबस है, कॉपर और सिल्वर हमारा सिलेबस नहीं है। तो आयरन के कोरोजन को कहा जाता है रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कोरोजन ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़नी पड़ेगी। अपने आप एक रिएक्शन हो रहा है नेचर में। अब आप सोचिए, आयरन का कोई भी आर्टिकल जो थोड़ा सा टूटा फूटा है, थोड़े से उस पे डेंट हैं, तो उस पे रस्टिंग और जल्दी होती है। पूछेंगे आपसे, जितना स्मूथ सरफेस है, तभी आप देखिए जब भी किसी आर्टिकल पे पेंट किया जाता है, या आयरन का आर्टिकल जब आपके पास नया भी है, आपकी कोशिश होती है उस पे डेंट ना लगे। नॉट फॉर एस्थेटिक्स, नॉट फॉर ब्यूटी। कुछ भी डेंट लगता है तो उसको कोशिश की जाती है जल्दी फिर से स्मूथ किया जाए। स्मूथ क्यों किया जाता है सरफेस को, उस पे पानी की बूंद ठहर ना पाए, रुक ना पाए। कहीं टूट फूट है, कहीं डेंट है, तो पानी की बूंद को रुकने का टाइम आपने दे दिया तो वहां एक छोटा सा सेल बन जाएगा। तो वो अवॉइड करना है। तो अगर मेरे पास आयरन के सरफेस पर छोटा सा भी डेंट मिला, तो एक वाटर ड्रॉपलेट जो उसके ऊपर रिसाइड कर गई कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, तो क्या शुरू हो जाएगा। अब वो समझिए, मेटल है इसके अंदर आयरन। आयरन की टेंडेंसी है वो तो ऑक्सीडाइज करने को तैयार बैठा है। उसका ई नॉट देख लीजिए, -0.44, यानी उसने तो ऑक्सीडाइज होना है। तो आयरन ने किसी एक स्पॉट पे अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की, कैसे की बाद में बात करते, लेकिन कर दिया। उसको कहीं ना कहीं कोई दिख रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। अगर उसको कहीं उस आयरन की पूरी रॉड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई दिख जाएगा ना, आयरन कुछ भी करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। अब वो क्या दिख रहा है उसको, वो समझते हैं। ये प्रोसेस आप नहीं रोक सकते, इट्स नेचुरल प्रोसेस, आयरन का नेचर है।
आप इसके साथ वाली प्रोसेसेस को रोक सकते हैं जो मजबूर कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे। आयरन के सामने कुछ ऐसा आने ही मत दीजिए कि वो ऑक्सीडाइज हो। वो कुछ क्या है समझिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो हमेशा ही है, बारिश तो हमेशा ही है, पानी तो हमेशा ही है। इनसे मिलके बनता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा ही सही बट प्रोटॉन रिलीज करेगा। और अगर मैं बारिश के पानी की बात करूं तो उसमें इतने मिनरल्स हैं। मैं सी वाटर की बात करूं उसमें इतने सॉल्ट हैं कि ये डिसोसिएशन तो खूब होगा, बहुत प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे बल्क में। तो इतने प्रोटॉन्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो इन प्रोटॉन्स का क्या काम होगा? What will these protons do? They will start accepting that 4 electrons thrown by 2 iron. यानी आयरन को जैसे ही पता चला सरफेस के ऊपर पानी रुका है और वहां प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए हैं, इमीडिएटली आयरन अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और प्रोटॉन दौड़ के उसको एक्सेप्ट करके खुद क्या हो गया? रिड्यूस। तो यानी दूसरी किसी कोने पे, एक छोटे से डेंट में एक कोने पर तो जहां पानी रुका वहां पर कैथोड स्टार्ट हो गई। कैथोड की स्टार्ट होते ही एनोड तो फिर पूरा आयरन का सरफेस तैयार खड़ा है, तुम शुरू हो, जिधर मैंने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ने शुरू कर देने। आयरन स्टार्ट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज कैथोड इज फॉर्म्ड एट अनदर साइड। तो अगर आप देखें इस ड्रॉपलेट पे, अगर आप देखें यहां पर, इफ दिस प्लेस इज कैथोड, एनोड तो यहां बनी जाएगी। वाटर इलेक्ट्रोलाइट दे ही दिया चलने के लिए आपने, इनको इलेक्ट्रॉन्स को मीडियम दे दिया, चलो, और इलेक्ट्रॉन चल पड़े। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का जाना जब शुरू हो जाए ड्यू टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली, मैं क्या बोलूंगी? सेल बन गया। सेल यही तो था पहली क्लास में, सेल हमने यही तो पढ़ा कि आपने वो जो बाहर से तार लगाई, यहां पर पानी की बूंद ने वो काम कर दिया सब कुछ सप्लाई करने का। तो जैसे ही मैं कैथोड और एनोड देखती हूं, इन दोनों को अगर ऐड करूंगी, ये पूरा एज इट इज आपकी एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, एनोड और कैथोड को ऐड करूंगी तो रस्टिंग का ओवरऑल देखिए और इसका पोटेंशियल देखो भाई, सेल का ईएमएफ देखो। मैं इसका डेल्टा जी मांग लूं तो देना पड़ेगा, अपने आप देखना पड़ेगा इसमें एन कितने हैं। कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन में ओवरऑल इक्वेशन में सेल की अगर तुम्हें दे दूं, ना दूं सॉरी, उसका ई नॉट सेल दे दूं तो कोरोजन कवर हो गया आपका। आपको खुद सोचना पड़ेगा ओवरऑल रिएक्शन क्या था रस्टिंग में, और रस्टिंग के ओवरऑल रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग, वही आपको एनएफई में एन यूज करना पड़ेगा अगर कोई इसका डेल्टा जी पूछे तो। ई आपको मैं दूंगी, मैं आपको नहीं कह रही, याद करो रटो। तो यानी कि अब मुझे पता चल गया रस्टिंग तो एक सेल बनना है जिसमें एनोड तो बनेगी बनेगी, आप रोक सकते हो तो कैथोड को रोक सकते हो। बट आयरन का क्या हुआ? आयरन 2+ एज इट इज एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता। जब टॉपिक ही मेरा रस्टिंग है तो मुझे कंप्लीट तो करना चाहिए ना। व्हाट विल हैपन टू दिस आयरन 2+? ये आयरन 2+ फर्दर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। दिस X कैन बी एनीथिंग, नॉट अ फिक्स थिंग। ये आपके लिए हुआ रस्ट। मुझे बताइए, अगर मेरे को रस्टिंग रोकनी है, जब मैंने ये पढ़ लिया, मैं क्या चीज रोकूं जिससे रस्टिंग में थोड़ा डिले हो जाए? रोक तो सकते नहीं, क्या करूं? विदित क्या करूं? एनवायरमेंट से दूर नहीं रख सकती, वही बात है, छाता बहुत लंबा चलेगा, धूप और बारिश में ना निकालो। पर मेरे को तो अपनी शिप्स बचानी है, मेरे को ब्रिजेस भी बनाने हैं, कि मैं क्या ऐसा अब मैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन ना लगाऊं तो मैं अर्बनाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकती, राइट? प्रोटॉन्स का कुछ इलाज करते हैं, प्रोटॉन्स रोक दो, यही होगा। प्रोटॉन्स ना बने, वो कैसे रोकूं? अब तुमने लोहे का गेट लगा लिया और बारिश से कैसे बचाओगे उसको? भाई एक तो लेयरिंग कर दो, आप उस पे पेंट लगा दो, पहली चीज। एक है प्लेटिंग कर दो। पहले तो तरीका है जो सिंपल हम अपने घरों में नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं, पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होता है? एक बैरियर आ जाता है, वाटर डायरेक्टली आयरन आर्टिकल पे ना लगे, और जहां से पेंट उखड़ने लगे वहां पे रीपेंट करिए, दैट इज फिनिशिंग टच। करते रहिए करते रहिए, ये हमेशा करना पड़ेगा। दूसरा है किसी ऐसे मेटल से प्लेट कर दो जो बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिंक है जैसे, या कोई और। गैल्वेनाइजेशन सुनते ही होंगे आपने, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल से प्लेट करने पे भी किया तो क्या, आपने बाहर के हवा पानी को आयरन से कट कर दिया बस।
नहीं, वो तो रस्ट होता है, उसमें आयरन है। आपको स्टील की चीज पे भी पेंट करना पड़ता है, केमिकल लगाना पड़ता है। आजकल बहुत केमिकल सॉल्यूशंस आ गई हैं जो एंटी रस्ट सॉल्यूशन के नाम से आती हैं। क्या मैं इन सारे मेथड्स के भरोसे अपनी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइंस और पेट्रोल पाइपलाइंस को छोड़ सकती हूँ? नहीं। तो मेरे को कुछ ढंग के मेथड्स भी चाहिए, राइट? ठीक है, ये मेथड आपके नॉर्मल आयरन आर्टिकल्स की लाइफ को 8 से 10 साल बढ़ा देंगे, बहुत केयर की तो। लेकिन अगर मैंने अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जिसपे मैक्सिमम हमारा फ्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें ये कमी छूट गई कहीं, तो इट कैन लीड टू ह्यूज एक्सीडेंट्स। वन, अगर मैं एच आयन प्रोड्यूस करने से रोक पाऊं तो मैं रस्टिंग रोक दूंगी। तो पहला सवाल यहां पे आता है अक्सर, व्हाई मरीन वाटर फेवर्स मोर रस्टिंग? मरीन वाटर में इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं कि उसमें वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, जिसकी वजह से रस्टिंग एनकरेज होती है। गर्म पानी से रस्टिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ठंडा पानी। गर्म पानी हीट, अगेन डिसोसिएशन ऑफ वाटर एनकरेज होगा और उसकी वजह से प्रोटॉन ज्यादा बनेंगे। तो मुसीबत की जड़ यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है, वो भी आपको रोकने का कोई और ढंग का तरीका देखना पड़ेगा। मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला कि मैं इंश्योर कर लूं भाई यहां पर मैंने अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो डाली है, कुछ ऐसा मेथड आ जाए कम से कम 30 40 50 साल तक उसको कुछ ना हो। अब इसमें दो तरह के आते हैं प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन और एक आता है सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। एक तरीका क्या है, आयरन के आर्टिकल को किसी ऐसे मेटल से कोट कर दो जो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव से कोट कर दो। और उसमें क्या होगा, जैसे ही प्रोटॉन्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें आसपास आएंगी, तो इन प्लेस ऑफ दैट आयरन अदर मेटल, यानी कैथोड आयरन की ना बने एनोड, दूसरे किसी की बन जाए। तो एक तरीका है, मेरे को एक एक्टिव मेटल से उसको प्लेट कर दिया मैंने कि इसकी कॉस्ट पे आयरन को बचा लो, राइट? कई जगहों पर वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेस्ट जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है, जो भी पाइपलाइन है, सपोज ये है, ये बाकी का सारा आप खुद पढ़ेंगे, मैंने बुकलेट में सारा डिटेल दे रखा है। सपोज ये एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है। सबसे ज्यादा मेरे लिए प्राइमरी दिक्कत ये बन गई, इसको मैं एक वायर से कनेक्ट करता हुआ दिखा रही हूं, बट वायर नहीं डालते, वो जो मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी है, वो कंडक्टिविटी का काम कर देती है। बट इन केस नहीं भी है तो मैंने अपनी तरफ से एक वायर डाली, यहां पर मैंने मैग्नीशियम का टुकड़ा प्लांट किया। वो जो सर्विस पॉट होल्स हैं वो मैग्नीशियम का टुकड़ा लगाने के लिए हैं, कि वहां हमने एक मैग्नीशियम का टुकड़ा प्लांट किया। मैग्नीशियम तो काफी रिएक्टिव है। जैसे ही इसके सरफेस पर, गीली मिट्टी में है, नीचे मॉइस्चर है, इसके सरफेस पर वाटर आएगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, मॉइस्ट सॉइल के थ्रू मैसेज बजाय आयरन के कौन कूद के ले लेगा? मैग्नीशियम, बिकॉज मेरा ई नॉट फेवरेबल ज्यादा है टू ऑक्सीडाइज। तो हमें पहले ही हिसाब मेंटेनेंस में लगाना होता है कि इस मैग्नीशियम के एक ब्लॉक को मैं डाल रही हूं तो ये 3 साल चलेगा कि 2 साल। एंड एवरी, अब जो कंपनी इसका टेंडर लेती है मेंटेनेंस का, ये उसको पूरा केयर करना पड़ता है कि हर 2 साल, 1.5 साल या 4 साल पे ये ब्लॉक चेंज हो, ताकि आयरन पे बात आए ना। दिस इज फुल प्रूफ। और ये मेरे को ई नॉट वैल्यू से पता चला कि मैग्नीशियम दौड़ के खुद ऑक्सीडाइज होगा। मैग्नीशियम के होते हो ही नहीं सकता पाइपलाइन पे आयरन पे कोई ऑक्सीडाइज करा सके। मैग्नीशियम तो हमेशा एनोड बनेगा। आयरन जिसको एनोड बनना चाहिए था वो क्या बन जाएगी? कैथोड। हो गया काम उल्टा, उल्टा या आसपास के आयरन को ना चिपका ले अपने पे, राइट? सो पॉइंट यहाँ पे है कि मैंने कैथोडिक प्रोटेक्शन दे दिया, जो एनोड बन रही थी उसको कैथोड बनने पे मजबूर कर दिया। और इससे पिछला मैंने कहा था जो कोई एक्टिव मेटल लगा लीजिए उसको कहते हैं सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन, कि एक और मेटल के कॉस्ट पे आप दूसरे मेटल को बचा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोरोजन, रस्टिंग, ये सारा कुछ आपकी बुक्स में है, मैंने कहानी के तौर पे बता दिया, आपको पॉइंट्स के तौर पे करना है। यहाँ आपके चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से मैं खत्म करती हूँ। मैं एन अवस्थी के कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से लेके आई जो मुझे लगता है मेरी क्लास में डिस्कस नहीं हुए। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इजी, डायरेक्ट, बट जो आपके डाउट्स में आ रहे थे, या मुझे लगा मेरी क्लास में ये वाला क्वेश्चन आया ही नहीं इस तरह का, डीपीपी में चाहे आया हो, मेरी क्लास में अगर नहीं आया तो मैंने लिया है। तो एक, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रही, बट मैंने शुरू से लिया है, शायद ये 15-16 क्वेश्चन है, वहां से लेना शुरू किया है मैंने। तो इस क्वेश्चन को समझिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एनवस्थी कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, और नहीं कर रहे पीडीएफ में भी मिल जाएगा, क्लास में सुन लीजिए, कोई बहुत अच्छी चीज लगे जरूर नोट करिए। क्वेश्चन है मेरे पास
कि अगर मैं 2 मोल्स ऑफ Mn3O4 को चेंज कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइज कर रही हूँ, अभी तो मैं ऑक्सीडेशन वर्ड बोलने में भी हेजिटेट करूंगी, चाहे लिखा हुआ है, शायद मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं भी होना चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना पता है इससे ये बन रहा है। तो मेरे को बताया गया टोटल चार्ज बताओ जी। टोटल चार्ज मतलब कूलम्स, कूलम्स मतलब फेरेडे की टर्म में बता के मैं प्रैक्टिस में तो काम चला सकती हूँ, फाइनल डे पे मैं 96500 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे को टोटल चार्ज पूछा गया है। यहाँ जो डाउट आया था मेरे पास वो ये आया था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो क्या होगी, जिसकी निकालनी है उसको हम x लेते हैं, राइट। और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 3x। ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, और कुल मिला के कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये होगी -8 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आया +8/3। अब +8/3 जो आया आपके पास, ये एक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले ये समझ लेना। और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, +6 में। भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ ही रहा है, दिख ही रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। बट कितना, कुल मिला के कितने मैंगनीज है, 6। 6 मैंगनीज, 6 ही मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने बैलेंस कर दिया, मैंने 6 खुद लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख के दिया, क्वेश्चन में 2 मोल्स बोले थे। तो यहाँ पर 6 मैंगनीज +8/3 से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, +6। अब अगर मैं देखूं एक मैंगनीज, सॉरी टोटल 6 थे, कहीं से कंफ्यूज ना हो जाए, एक मैंगनीज ये चेंज दिखा रहा है, तो 6 मैंगनीज क्या चेंज दिखाएंगे। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है। और बाई चांस इस क्वेश्चन में फेरेडे की टर्म में पूछा हुआ था, तो कितना चार्ज 20 फेरेडे, 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब आंसर 20 फेरेडे। आपको अटपटा क्यों लगता है ये क्वेश्चन, जितने भी हमने क्लास में प्रैक्टिस किया 1 2 3 4 फेरेडे से ऊपर गए नहीं, कहीं ज्यादा से ज्यादा 5 फेरेडे पे चले गए होंगे। 20 फेरेडे देखते ही आपको लगता है डाउट, फिर आप लौटते हो यार ये फ्रैक्शनल है, कुछ इसी से मुझसे गलती हो रही है, मुझे फ्रैक्शनल नहीं लेना चाहिए, बस वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चाहे 120 फेरेडे भी आए ना, कोई आपको सोचना नहीं है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही चल रहा है तो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे निकालने हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, आगे चले। मैं हर टॉपिक के लाई हूं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन की, जिन्होंने अभी तक भी नहीं शुरू करी है उनको ये ना रहे हमने नहीं पढ़ी तो हमारा कोई नुकसान हो गया। आई विल बी ब्रिंगिंग फ्यू गुड क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, क्योंकि जो मेरी डीपीपी में कवर हो रहा है वो मैं नहीं लाई, जो मुझे लगता है मेरी डीपीपी या मेरी क्लास में शायद कवर नहीं हुआ मैं वो लाई हूं। अब अगेन ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा था, ये 15-16 है दोनों स्टार्टिंग के। तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, जब पेपर इजी आता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक एलिमेंट है, मेटल है +3, मैंने लैंग्वेज हटा दी, मैंने सिर्फ उसका कंक्लूजन लिख दिया। उसका 1 ग्राम डिपॉजिट करने में इतने इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन हुआ, राइट। पूछा क्या था इसके अंदर पूछा था इसका एटॉमिक मास बताओ, इस मेटल का एटॉमिक मास बताइए। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ले आऊं तो फिर तो 3 चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज इज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में एटॉमिक मास पूछ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, तो चार्ज तो 3 से दे ही रखा है, मल्टीप्लाई करो। मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मेरे को पता है ये क्वेश्चन किधर जा रहा है। तो पहले जो चीज पूछी है करने का तरीका, उसका फॉर्मूला सोचा करो, जो चीज पूछी है वहां से क्वेश्चन शुरू करो। मेरे से एटॉमिक मास पूछा है, इक्विवेलेंट मास दे दो, मैं फटाक से बता दूंगी। इक्विवेलेंट वेट के लिए आप जानते हैं, आपको पता है कहीं भी आप एक फेरेडे क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स से हर चीज का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। मुझे यहां दे रखा है इतने से 1 ग्राम, तो व्हाट आई हैव गिवन हेयर, इतने इलेक्ट्रॉन से 1 ग्राम होता है, तो इतने से कितना होगा, निकाल लिया मैंने कितने ग्राम, 3.34 ग्राम। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो ये मेरा इक्विवेलेंट वेट आ गया। एटॉमिक मास के लिए मेरे को क्या करना है, 3.34 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, अप्रॉक्स मेरे को दिख रहा है 10 के आसपास आ जाएगा। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो कंफर्म 10 ही आएगा, 3 3 9 है, 0.34 है, तो उसी से अंदाजा मैं लगा रही हूँ 9.9 समथिंग, यानी 10 के आसपास आएगा। तो कहने को ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जब खुद करने पे आता है ना, ये छोटा लगता नहीं है। उस वक्त 2 डॉट्स को कनेक्ट करना
और वो कब आता है? प्रैक्टिस। ये तो हर कोई कहता है प्रैक्टिस कैसे करें? मल्टीपल रिवीजन। अगर मैं इस साल इलेक्ट्रो 3 बार ले पाई, जो हर साल लेते हैं, तो एक बार में पता लगा, दूसरी बार में अच्छे से समझ आया, तीसरी बार में निकल जाएगा। मल्टीपल रिवीजन। अगर सिर्फ 25 क्वेश्चन मैं आपको इलेक्ट्रो के कराऊं अक्टूबर में, जिसमें एक ऐसा भी हो, फिर आ जाएगा सामने। तो मल्टीपल सिलेबस खत्म करने के बजाय मल्टीपल रिवीजन पे ज्यादा जाइएगा, छोटा छोटा और मल्टीपल रिवीजन। तो जितनी बार रिवीजन होगी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा, क्योंकि हम अपनी यूनिवर्सिटी में टिक करते जाते हैं, वी हैव टेकन दीज क्वेश्चंस। तो जितनी बार रिवीजन होगी उतनी बार मैं फिर डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगी कि धीरे धीरे सबके सामने सब कुछ आ जाए। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी बड़ा छोटा सा था, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। एक आधा लेंदी क्वेश्चन लेते हैं जिसको देख के आप भागते हो। है कुछ भी नहीं, अगर आप इसमें ध्यान से समझो, ये कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लंबा है बस। तो अब अगर मैं इसमें जाऊं तो यहां मेरे पास क्या है? आधा लीटर इतने मोलर सॉल्यूशन है जिसको मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया। किसकी पता नहीं, बाद में बात करेंगे। आधा लीटर जितनी इतनी मोलर सॉल्यूशन, आधा लीटर इलेक्ट्रोलाइज किया, 30 मिनट तक इतने एम्पियर करंट देती रही। तो वो सॉल्यूशन किसकी थी? टिन क्लोराइड की थी, SnCl2। पर मेरे को जरूरत भी नहीं है, मेरे को कह दिया इसमें Sn2+। मैंने रिएक्शन भी नहीं लिखा कि मैं उतना ही क्वेश्चन लिखूं जितना मेरे काम का है, वहां तो लाइनें बढ़ा रखी होती। तो यहां अगर मैं देखूं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरे से टिन की पूछी है, नीचे कितनी बची। मैं 2 लेक्चर से बात कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आएगा कहीं आता है जिसमें नीचे कितना बचा, बट मेरी डीपीपी में मुझे मिला नहीं। तो इंटेंशनली आई एम टेकिंग, या है तो पता नहीं, हाँ हो सकता है हो, बट मैंने क्लास में नहीं लिया। बाई चांस मेरे से क्लास में लेने में मिस हुआ, तो आज ये पकड़ लिया मैंने। अब समझिए यहां पर करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन को मैं शुरुआत कैसे करूं? मेरे को मेन चाहिए शुरुआत, आगे तो कर लूंगी। भाई जो कंटेनर है उसके अंदर इतना टिन क्लोराइड है, इतने कूलम पास ऑन करके कुछ टिन तो डिपॉजिट हो गया होगा, बाकी का टिन नीचे सॉल्यूशन में बचा होगा। तो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए पहली लाइन से कितना टिन मौजूद था इनिशियली कंटेनर में बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम आई थिंक हम सबको पता है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स टिन के निकालने हैं तो क्या होगा? मोलैरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम 0.6 आ जाएगा, इतना तो सबसे। तो नंबर ऑफ मोल्स टिन के कितने थे वो आपके पास हैं, कितने बचे वो निकालने हैं। क्या करने के बाद? इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद। इलेक्ट्रोलिसिस किससे किया? इस करंट से। तो अगला काम असली जो मेरे को करना है, क्या पास ऑन किया आपने? इतने कूलम्स। अब निकालना है कितना टिन इलेक्ट्रोड पे चिपक गया होगा, फेरेडे के लॉ से डिपॉजिट हो गया होगा। तो 8280 कूलम मैंने कैसे निकाला? इतने एम्पियर। जल्दबाजी में आप 30 मिनट्स दे रखे, 30 मिनट्स पुट कर जाओगे, आपसे यही स्टूपिड मिस्टेक्स होनी है, आपको उसको सेकंड में हर बार कन्वर्ट करना है। तो इतने कूलम्स आया। आप जानते हो 96500 कूलम से एक ही इक्विवेलेंट वेट होता है। अच्छा, टिन का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दे रखा है 119, चार्ज भी दे रखा है 2+, तो मैं 119/2 कर दूंगी। यानी 96500 से इतना होता है, तो इतने कूलम से कितना होगा ये मैंने निकाल लिया। देखिए ये निकला 5 ग्राम के आसपास। 5 ग्राम में मोल कितने हैं मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा, उतना टिन गायब हो गया। तो वो चलिए मैं बाद में बात करती हूँ 5 ग्राम में मोल कितने हैं। मैंने आज एक काम किया, कुछ बच्चे अभी भी यूनिटरी मेथड में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो ऊपर पूरा मैंने किया, इसके लिए ऑल्टरनेटिव ये फॉर्मूला भी था कि कितना टिन डिपॉजिट हुआ। हमें नहीं जम रही आपकी यूनिटरी मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो जम रहा है उससे करो। कितना टिन डिपॉजिट हुआ, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इक्विवेलेंट वेट की जगह मेरे को एटॉमिक मास बाय एन पुट करना पड़ा। एटॉमिक मास 119 दे रखा है, एन चार्ज 2 है ऑलरेडी। तो जिसको ये ऊपर के 2 स्टेप ना जमे, वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से वेट ऑफ टिन डिपॉजिट अपने आप रिकॉर्ड कर ले। कर लिया आपने, निकाल लिया जो भी है, और वो कितना आया वो मैंने आपको बता ही रखा है, लगभग 5 ग्राम। फिर मैं फटाक से इसके मोल्स निकाल लूं, क्योंकि मेरे को मोल्स में बात करनी है। तो 119 से डिवाइड करके मैंने क्या निकाल लिए? इतने मोल टिन के सॉल्यूशन से उठ के अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए। कितने लिए थे आप पहले ही देख चुके हो, उसमें से माइनस करने हैं बस। तो इनिशियली आपने कितने मोल्स लिए थे?
सॉल्यूशन में इतने, इसमें से कितने निकल गए, कितने मोल बचे, 0.25। नई मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, 0.25 डिवाइडेड बाय आधा लीटर, आ गया मेरा आंसर। तो वन गो में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेंटल लेवल क्या लाना होगा, अपना मेंटली स्ट्रांग क्या होना पड़ेगा। तड़ाक से करने मत बैठो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान। जब आप तड़ाक से करने बैठते हैं आप नहीं सुलझा पाते, आप टाइम वेस्ट करते हो। पहले सोच के प्लान करो, इतना लिया था, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद पीछे कितना बचा ये निकालना है। जैसे ये सोच लोगे आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, राइट। किसी को नोट करना हो कर सकते हैं। एन अवस्थी में पीछे सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे अजीबोगरीब दिए होते हैं, प्लीज डोंट लुक एट देम, उससे तुम्हारा अच्छा बना बनाया कॉन्सेप्ट भी नाश पिट जाएगा। तो जो भी डाउट आते हैं हमसे पूछिए, हम इजी वे में कराने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर नहीं मेरे को याद, शायद 40s में कहीं है ये क्वेश्चन, 30 ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। तो ये किसी को करना है नोट, शुड आई वेट, आगे चलो। शिखर आ गया 3, पक्का। प्रभनूर आ गया 3, निकालो निकालो, यूनिटरी से ही निकालो, टाइम लग रहा है बेशक लगे, आराम से निकालो। तुमने किससे निकाला है, नहीं कैलकुलेटर नहीं मैं कह रही, वो तो मैंने ही कहा है कैलकुलेटर यूज करो, फॉर्मूला और यूनिटरी, बस। आप देखिए जब आप एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे आप कैलकुलेटर्स यूज करिए, बट मैं क्या पूछ रही हूँ, आप फॉर्मूला से कर रहे हो कि यूनिटरी से, आई विल सजेस्ट यूनिटरी पकड़ लो, बहुत फायदा होगा। फॉर्मूला फॉर्मूला सेम ही आना है, बस जिस दिन ये समझ आ जाए ना फॉर्मूला भी तो वही है, उस दिन यूनिटरी आ गई तुमको। मैंने ये भी छोड़ दिया, मुझे पता है ये मेरे बच्चे कर लेंगे। नहीं नहीं, क्या क्वेश्चन ही गलत पढ़ रही हो, सवाल ही नहीं आना चाहिए। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जिसमें वॉल्यूम ऑफ Cl2 निकालना है, ठीक है। मैंने बड़ा ही ज्यादा शॉर्टकट में लिखा है, किसी को उससे प्रॉब्लम हो रही हो, आई शुड नॉट डू दिस, करना नहीं चाहिए था, बट मैं लिखते लिखते थक गई थी। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कितना Cl2 प्रोड्यूस होगा, अगर सेम उसी सेल में जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इसको करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए एक्वस NaCl के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे दो ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं, आपने ओवर पोटेंशियल वगैरह सब पढ़ लिया, अदरवाइज तो आप कहते गलत है मैम, तभी सीरीज वाली बात आती है कि NaCl में तो Na डिपॉजिट होना चाहिए था, तो सीरीज में थे दोनों कंटेनर्स। यहीं से पता चल जाता है कि हम पिछली क्लास में ऑनलाइन थे, मैं वैसी वैसी कह दिया, डोंट माइंड इट। सो तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया भाई, एक इलेक्ट्रोड पे H2 है, एक पे Cl2 है, मुझे इसका रिएक्शन चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। पहले तो पिछला भी कराती हूँ, ये स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कराती हूँ, डोंट वरी। मुझे एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का कैथोड एनोड पे रिएक्शन दो बच्चों, लोग भी आंसर दे रहे हैं, चेक करना क्या आपका मेथड मेरा मेथड डिफरेंट है, सेम है जो भी। अब मुझे पता है इसमें कितने कूलम चलेंगे, 2 फैरेडे, 2 फैरेडे पे इसका कितने मोल, 1 मोल, इसमें भी 2 फैरेडे पे 1 मोल। 96500 से भी मतलब एक, अब मैंने 2 फैरेडे बोल दिया तो एक का तो आप निकाल ही लेंगे। यहां दिख रहा है दोनों में सेम चार्ज ट्रेवल करा के सेम मोल्स निकल रहे हैं। ग्राम पूछा होता तो मेरे लिए मेहनत ज्यादा हो जाती, वाई इट इज एन ओरल क्वेश्चन। अगर आपको ये इक्वेशन पता है, आपको पता है दोनों में 2 फैरेडे से कितना मोल आएगा, 1 मोल, 1 मोल माने 22.4 लीटर्स। दोनों में अगर मैं कहूं 1 फैरेडे से कितना आ रहा है, 1 फैरेडे से आधा आधा मोल। सुनिएगा, ये भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है एक ही टाइप के। मैंने पूछ लिया कि इसमें अभी जो मेरा क्वेश्चन है, 2 फैरेडे से दोनों का वॉल्यूम बताओ एट STP, 1 मोल यानी 22.4 लीटर ईच। 1 फैरेडे से आधा आधा मोल, 11.2 लीटर ईच। कितना भी चार्ज दो दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है। 1 फैरेडे दो, 2 फैरेडे दो, कोई 1 कूलम से पूछ लेगा तो भी चार्ज सेम। तो यहां पर इन्होंने कहा जितने चार्ज से हाइड्रोजन के 5 लीटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने ही चार्ज से Cl2 के कितने लीटर प्रोड्यूस होंगे, सेम। तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ इक्वेशन लिखते ही जैसे ही, तो यानी एक और शॉर्टकट तैयार हो गया मेरे लिए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल सेम है
तो वॉल्यूम रिलीज्ड विल बी सेम, नॉट की मास डिपॉजिटेड। मास तो भाई इनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ये 35 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ये 2 ग्राम, मास में नहीं लगाना ये। बट वॉल्यूम क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ साइज सेम होता है एक मोल गैस का एट एसटीपी, तो दोनों का वॉल्यूम इज सेम, यानी इसका भी 5 लीटर। क्लियर है? अब पिछले क्वेश्चन पे मैं आऊं, किसी का अभी आ नहीं रहा, तब तक आप लोगों को जो लास्ट क्लास में डीपीपी दी थी उसमें 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हो सके तो उसको देख लीजिए, मैं ये समझा लूं। मेरे को दे रखा है प्रभनूर यहाँ पे इतने एम्पियर इतने मिनट के लिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सेकंड वेकेंड तुम कन्वर्ट करके क्यू निकाल लोगे। क्यू क्या है? निकाला क्यू? कितना आया? इनटू टी आपके पास है, उतने कूलम्स, वट एवर बी द वैल्यू, लेट्स नॉट शिफ्ट आवर फोकस। मुझे पता है कहीं पर भी किसी भी सब्सटेंस में अगर मैं 96500 कूलम्स डिपॉजिट करती हूं तो उससे उसका इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, हाँ या ना? इतने कूलम से इतना डिपॉजिट हुआ। अब सुन लो, इतने कूलम से इतना डिपॉजिट हुआ, 96500 से कितना डिपॉजिट हुआ निकल जाएगा, वो क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? एटॉमिक वेट दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो एन फैक्टर आ गया ना, वैलेंसी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी सॉल्यूशन ना देखो तो अब मेरे को बेटर लगेगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगी आप इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है वो पकड़ पाए कि नहीं। और यहां पर ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोड है, देखिए यहां एक इंफॉर्मेशन जो थोड़ी डिफरेंट है वो समझिए। अगर आपकी इलेक्ट्रोड पे 10 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट करना है तो आपको 90 ग्राम मरकरी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसको एमलगमेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं जो आपको इलेक्ट्रोड दे रही हूं उसमें सिर्फ 4.5 ग्राम मरकरी ही है, तो उसमें कितना कैडमियम डिपॉजिट हो पाएगा, एक इनडायरेक्ट तरीके से डब्ल्यू दिया है कि आपको पता है पर 90 ग्राम सिर्फ 10 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट हो सकता है। अगर आप लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन में को पूरा लिखना मजबूरी हो गई कि साफ तौर पे इसमें बताया है कितनी देर तक मैं करंट पास ऑन करूं ताकि 10% बाय मास कैडमियम प्रोड्यूस हो जाए कैडमियम एमलगम कैथोड पर। यानी कैथोड की मजबूरी है, उसको 10% रहना जरूरी है, उससे ज्यादा कैडमियम आ ही नहीं सकता। तो अगर 90 ग्राम मरकरी लूंगी तो जाके मैं उस पर 10 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट कर सकती हूँ। और इन्होंने कह दिया हम जो कैथोड आपको दे रहे हैं उसमें मरकरी है ही इतना 4.5 ग्राम, यानी आप कितना कैडमियम चला सकते हो, कितना कैडमियम डिपॉजिट कर सकते हो। 10 ग्राम कैडमियम के लिए आपको 90 ग्राम चाहिए था मरकरी, मींस व्हाट, 90 ग्राम मरकरी से 10 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट हो सकता है, तो फिर 4.5 ग्राम मरकरी के लिए तो इतना कैडमियम चाहिए, इतना ही कैडमियम डिपॉजिट कर पाओगे आप। तो यानी आपका टारगेट क्या है, आप इतना कैडमियम डिपॉजिट करो 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम कैडमियम डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम्स, मुझे पता है किसी भी चीज में एक फेरेडे, यानी अभी मैं समझा रही हूं चेरी, रुको, 96500 कूलम्स में इतने कूलम चार्ज से हमेशा किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। कैडमियम का चार्ज भी दे रखा है, एटॉमिक मास भी, तो 96500 से इतने ग्राम होता है, 0.5 ग्राम के लिए कितने कूलम चाहिए होगा, आ जाएगा क्यू। और मेरे को एम्पियर बोल रखा है इसके अंदर 4, टाइम ही पूछा था कितनी देर तक 4 एम्पियर चलाऊं, आ जाएगा। इत्मीनान से समझिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे एक जनरल साइंस दे दी, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे दी। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं सफर करते हैं, अगर इस चैप्टर की बात करूं, हम सफर करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन जो परसेंटेज में दी है उसको रिलेट करने में। यहाँ थोड़ी सी ये नॉलेज चाहिए थी कि कैडमियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स को एमलगमेटेड फॉर्म में दिया जाता है, बात तो हो चुकी थी क्लास में, लेकिन अप्लाई आज उसको पहली बार किया है कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ उसके हिसाब से बहुत सारा मरकरी भी साथ डालना पड़ता है, राइट? किसी को करना हो नोट तो कर सकते हैं, आई एम वेटिंग। आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? डेसिमल की चेक करो बच्चों मेरे, यहां पर मैंने क्या किया है, टाइम 215 आ रहा है, यहां तुम्हारी क्या प्रॉब्लम तुम कह रहे हो?
पहले यहाँ चेक करिए सारा सही कर रखा है, तो पारस तुमने कुछ जुगाड़ गलत किया है। मैंने तो वैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है मैंने, तो इसलिए गलत तो हो नहीं सकता। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था, मेरे को बार बार लोग पूछ रहे थे, मैंने यहां बना दिया। देखिए जरा एक बार, क्यू डॉट क्या है? ई नॉट सेल। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये देखिए दिख ही रहा है, बड़ा ऑब्वियस है। यहां पर मैं क्या दिखा रही हूं? दिस इज ई सेल। ये वो टाइम है जब क्या चीज जीरो हो रही है, दिस एक्सिस। इस एक्सिस पे जीरो मतलब इसका वन होना, राइट। और जब ये 1 मोलर हो जाते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये ई नॉट सेल है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो आप ये ध्यान में रखें कि एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आप छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें देख सकें। मैंने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को c प्लस ऐसे लिखा और अंदर माइनस, क्योंकि दिख रहा है मेरे को ये स्लोप है। तो स्लोप इसमें नेगेटिव है, गिरता हुआ ग्राफ बनेगा। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये भी अब आप पकड़ लेंगे जब दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे। तो यहाँ ये एक और क्वेश्चन था जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अब अगर आप मेरे को pH 12 दे रहे हो क्वेश्चन में, pH अगर 12 है तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻12। तो उसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? अब चला सकते हो क्वेश्चन, अब हो जाएगा। बस एक pH दिख रहा था, सोचा कर दें कुछ, चेक कर लो अगर कुछ गड़बड़ है, नहीं कर पा रहे हो, आई एम वेटिंग। ये तो आ नहीं सकता, ये वैसे ही है। ये आएगा और क्या सॉल्यूशन है? ए क्यू तभी लिखा मैंने, ये सॉलिड नहीं। ओ सॉरी, माय बैड, मस्ट बी गिवन, मेरे से छूट गया, सॉरी 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 सॉरी। 1 मोलर, यस। ये मेरी गलती हो गई भाई, देना चाहिए था मेरे को। 1 मोलर तो और आसान कर दिया फिर तो। दिस 1 मोलर, करो इसको कंप्लीट। तो पीएच कहने को दे दिया आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। 1 मोलर, यस भाई, हाय 1 मोलर। ये तुम पावर लगा रहे हो कि नहीं? 6 रेज टू पावर 6, वो तो नहीं मिस कर रहे? माइनस है चारों, अब नहीं, अगर 0.39 है तो माइनस में ही दिया हुआ है आंसर, माइनस में आंसर। बेटा -0.39 है, कहीं 4 के बाद तुम 4 कर दो तो पता नहीं कहां पहुंचे। अगर किसी तरह से आप ये कहीं ना कहीं एडवांस में आपको ऐसी टर्म देखने को मिल सकती है, जेई मेंस या एडवांस में, नीट में आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग इट, कि अगर पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे, तो जो आयोनिक मोबिलिटी है या वेलोसिटी, नॉट आयोनिक मोबिलिटी सॉरी, जो वेलोसिटी ऑफ आयन है उसको हम बोलते हैं उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एंड देन दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज टर्म्ड एज आयोनिक मोबिलिटी। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड इसका मेरे से डेफिनेशन पूछे, अब तक तो आप आयोनिक मोबिलिटी क्या बोलते हो? आयंस की मोबिलिटी। ये कोई डेफिनेशन थोड़ी हुई। ये तो वही बात है, इस वर्ड को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करो तो कर जाओगे, लेकिन इसका मतलब नहीं पता। आयोनिक मोबिलिटी का मतलब है वो वेलोसिटी किसी आयन की, अगर उसके ऊपर मैं सिर्फ 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पोटेंशियल अप्लाई करूं, वो जो मोबिलिटी होती है उसको कहते हैं आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी को लेके मैक्सिमम चीज मैं आपको करा चुकी हूं। अब वेलोसिटी की स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड हम, ठीक है, हमारे लिए वो एक ही बात है। स्पीड ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज दिस। वही बात है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को डिफरेंटली डिफाइन करने की तरीके ढूंढ रहे हैं हम, और कुछ नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? टोटल आपने भाई, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये जो बात हो रही है, आपने कितना वोल्ट, 1 वोल्ट या हाउ मेनी वोल्ट इन 1 सेंटीमीटर, तो अपने डिस्टेंस से ही तो डिवाइड किया पर सेंटीमीटर के लिए। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है कैसे निकालते हो? ईएमएफ जो अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से आप डिवाइड कर दोगे इन सेंटीमीटर, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच है, तो वो पर सेंटीमीटर ही तो आ गया। तो कहीं पर ये थियोरेटिकल, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इट इज गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, बट देयर इज टर्म लाइक दिस इज एग्जिस्टिंग, ये आपसे मिसिंग ना हो इसलिए लिखवाया पोर्ट नंबर। What do we mean by ट्रांसपोर्ट नंबर? इसके 7-8 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एनएमएसटी में एक साथ बीच में किसी भी टॉपिक में।
तो बड़ा इजी पार्ट है, देखना क्या लिखा है मैंने ट्रांसपोर्ट नंबर। आप ये समझ लीजिए आप एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो उसमें एक कैटायन है एक एनायन है। सिंपल करके केस समझिए, Na और Cl, एक कैटायन Na+ और एक एनायन Cl-। दोनों के दोनों अपने हिस्से की कंडक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है। दोनों के दोनों अपनी इंडिपेंडेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, आयनिक मोबिलिटी से जा रहे हैं। दोनों की मोबिलिटी एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होती इफ आई एम टेकिंग प्रॉपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या कहा गया, टोटल करंट जितना कंडक्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन से, उसका कितना हिस्सा कैटायन ने कैरी किया वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर है। कितना हिस्सा एनायन ने कैरी किया वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर है। इट इज जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन। बड़ा आसान होगा अगर ट्रांसपोर्ट नंबर को मोल फ्रैक्शन से समझ लो, कि पूरी सॉल्यूशन में जैसे किसी एक चीज का मोल फ्रैक्शन अगर 0.4 है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन अंडरस्टूड है क्या, 0.6, दोनों का सम 1 होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर आपको दे रखा है तो एनायन का ऑटोमेटिकली दे रखा है। ये वो हिस्सा है करंट का जो उस कैटायन ने इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया, बाकी बचा हुआ हिस्सा किसने कंडक्ट किया, दूसरे आयन ने। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का फिजिकल मतलब मैं आपको बता रही हूं, और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू, सी माने कैटायन, करंट कैरिड बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। वही मोल फ्रैक्शन ऐसे ही करते हैं, मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो उस तरह से अपने बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड कोई मेरे को निकालने को कहे HCl सॉल्यूशन में, और मुझे बता रखा हो जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मोल फ्रैक्शन करते हैं अगेन, क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट ट्रांसपोर्ट नंबर, करंट। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि करंट का कितना हिस्सा क्लोरीन ने कैरी किया डिवाइडेड बाय टोटल। आपको यहां पर ये पता है ये बड़ी टर्म होगी, फ्रैक्शन में आएगा हमेशा आंसर। मैं मोल फ्रैक्शन पहले ही बोल के सारा सस्पेंस तोड़ चुकी हूं, बट स्टिल ये हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, अगर दिख रहा हो आप सबको, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड दोनों सॉल्यूशन में सेम आएगा, चेक। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जहां हम कहते हैं ना कि आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं जैसे कि कोलार्श में कहा था कि कंडक्टिविटी इसकी वजह से फिक्स्ड है जी, इतनी ही होगी, क्लोरीन की वजह से, क्लोराइड वजह से, उसके पड़ोसी चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात की जा रही है, HCl में आपको ये पता है ये क्या वर्ड डाला जा रहा है, ये म्यू के बजाय आप समझिए वेलोसिटी है। ये ट्रांसपोर्ट नंबर के बजाय आप यहां पर ये जो सिंबल चल रहा है ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी या आयनिक मोबिलिटी। अगर मैं उस तरह से सोचूं, क्योंकि कंडक्टिविटी वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल ही होगी। हम जब कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तब हमने आयनिक मोबिलिटी की बात भी नहीं की थी, अब हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड में आके। तो यहां मेरे को पता है वेलोसिटी बाय क्लोराइड डिवाइडेड बाय दोनों की वेलोसिटी। कौन ज्यादा तेज मूव करता है, प्रोटॉन या Na+? प्रोटॉन। अच्छा, करंट तो उतना ही कंडक्ट हो रहा है टोटल, करंट तो उतना ही कंडक्ट हो रहा है टोटल HCl से। तो यहां पर इसका हिस्सा इतना बढ़ गया, ये हिस्सा अपने आप कम हो गया, क्योंकि दोनों का टोटल सम तो 1 ही है। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड जरूरी नहीं है हर सॉल्यूशन में सेम हो, डिपेंड करेगा साथ में कैटायन कौन सा है, उसकी आयनिक मोबिलिटी कौन सी है। हाँ, कंडक्टिविटी टोटल सेम रहेगी लेकिन हिस्सेदारी बदल जाएगी। कंडक्टिविटी सेम रहेगी लेकिन हिस्सेदारी बदल जाएगी, और ये हिस्सेदारी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए मैं बात कर रही हूं कि ज्यादा जिम्मा कौन उठा लेगा, प्रोटॉन। तो क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नंबर दो अलग सॉल्यूशन में अलग होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि साथ कौन है उसकी परवाह नहीं पड़ रही, बिल्कुल परवाह होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज क्लोराइड का लेस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड से ही इन दीज सॉल्यूशंस। इस ट्रांसपोर्ट नंबर मुझे लगता है इससे एक्सप्रेस करना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हो। नोट करो, देखते ही समझ आ जाएगा क्या है। आयोनिक कंडक्टेंस का निकालने का एक तरीका और है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, इक्विवेलेंट ये दिख रहा है आपको, नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आपका मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब इसकी एक्चुअल यूसेज पता चलेगी, बट एटलीस्ट मैं अगली क्लास में जब क्वेश्चंस लेकर आऊं आपके पास फॉर्मूला होने चाहिए, मुझे वो पढ़ाने ना पड़े। ये एक सेल की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, कितना हीट चेंज हुआ था और काम कितना हुआ। एफिशिएंसी तो यही होगी ना, हीट इन्वॉल्व थी जी 10,000 किलो जूल और वर्क डन कितना आया 2,000 किलो जूल, तो एफिशिएंसी ऐसे ही आती है।